नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। अपने कार्यक्रम में हर बार की तरह आपके लिए लेकर आज भी आए हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, फार्मिंग इंडिया और कृषि स्टार्टअप। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जब भी हम बात करते हैं प्रसंस्करण की तो बड़ी बड़ी मशीनों की तस्वीरें हमारे जहन में घूमने लगती हैं। लेकिन अब आप दूध से बने मावा को भी आसानी से घर में ही बना सकते हैं। उसके लिए केवल आपको चाहिए एक भट्टी और एक बड़ी कढ़ाई। और ये काम महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक गांव है हट्टी, जहां के लोग आज से नहीं सैकड़ों सालों से इस काम को कर रहे हैं। वहां के लोग मावा बनाने में जुटे हैं और अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। तो आज की ये कहानी हमारे विज्ञान और किसान सेगमेंट में देखते हैं इस गांव की। हमारे देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हट्टी गांव भी सूखे से प्रभावित है। सप्तश्रृंगी पर्वत की तराई में बसे इस गांव में बहुत कम बारिश होती है। पानी की कमी है, कृषि साधनों का अभाव और साधारण सी जमीन यानी खेती के लिए यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। तब गाँव के लोगों ने आमदनी के दूसरे जरिए तलाश किए और पशुपालन को बड़े पैमाने पर शुरू किया। ये बात करीब 100-150 साल पुरानी है। सिर्फ दूध बेचकर गुजारा करना भी मुश्किल था, इसीलिए दूध प्रसंस्करण का ख्याल यहाँ के लोगों को आया। संसाधन थे नहीं, लिहाजा मावा यानी खोआ बनाना शुरू किया। खोआ बनाने के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होती। एक कड़ाही और एक भट्टी से आपका काम चल जाएगा। आज ये गांव आसपास के इलाकों में मशहूर हो चुका है। कई व्यापारी यहाँ आकर मावा खरीद रहे हैं। मावा बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले लोहे की कड़ाही में दूध को पकाया जाता है, साथ साथ इसे करछुल से चलाते रहते हैं ताकि वो कढ़ाई से चिपक न जाए। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक दूध आधा ठोस नहीं हो जाता। अंत में दूध से वसा खत्म हो जाती है और ये चिपकना बंद कर देता है। मावा बनाने में करीब 40 मिनट लगते हैं। व्यावसायिक रूप से खोआ 3 तरह का होता है, पिंडी खोआ, दानेदार खोआ और धाप खोआ। भैंस के दूध का मावा सफेद जबकि गाय के दूध का पीला होता है। दूसरी ओर गाय के दूध से बने मावे का स्वाद नमकीन होता है और इससे मिठाइयाँ नहीं बन पाती। यही वजह है कि हट्टी गांव के लोग भैंस के दूध से ही खोआ बनाते हैं। हट्टी एक छोटा सा गांव है और यहाँ करीब 1500 दुधारू पशु है, यानी आपको यहाँ हर घर में दूध देने वाली गाय या भैंस मिल जाएगी। गांव में रोजाना 500 किलो खोआ तैयार है। दूध के मुकाबले इसकी कीमत 2 गुनी 3 गुनी होती है। हट्टी गांव के कई नौजवान पढ़ने लिखने के बाद भी मावा बनाने का ही काम कर रहे हैं। पशुओं से सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि गोबर की बेहतरीन खाद भी मिलती है। इस खाद ने हट्टी की बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया है। यहाँ के लोग प्याज की खेती ज्यादा करते हैं और क्या कमाल की प्याज उगाते हैं। गुणवत्ता की कसौटी पर यहाँ की प्याज हमेशा खरी उतरी है और निर्यात होकर विदेशों तक जाती है। साधनों के अभाव में भी तरक्की की जा सकती है। ये बात हट्टी गांव ने साबित कर दी है। नई पीढ़ी पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ रही है। यहाँ कई युवा पशु चिकित्सक बन चुके हैं और कई नौजवानों ने कृषि में ही पढ़ाई की है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है।
इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने कार्यक्रम के इस भाग में हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए आज मिसाल बन चुके हैं। लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रगतिशील महिला किसान की कहानी जिन्होंने खेती के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती को एक नया आयाम दिया है। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये दास्तां। मंत्रवती इटावा जिले में एक गांव की रहने वाली एक सफल महिला किसान हैं। उनकी सफलता के पीछे इनकी कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास है। मंत्रवती स्ट्रॉबेरी की खेती करती हैं और अन्य महिला किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं। हमारे खेत पे कल भी महेवा से महिलाएं आई थी, टीम आई थी और सैफई ब्लॉक से टीम आई थी। वो लोग यहाँ पर देख के गई हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगा है मेरा काम। स्ट्रॉबेरी उनको काफ़ी पसंद आई है देखने में। फल पौधे देख के बहुत खुश थी और सारे लोग जानकारी लेके गए हैं। वो कह रही थी कि मैं इसको करूँगी आगे से। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाते हुए इन्होंने काम की शुरुआत की थी। ये जो समूह में हम महिलाएं जुड़ी हैं और सरकार से हम अपनी महिलाएं अपने बिल्कुल निर्भय होके अपने समूह का काम कर रही हैं। उससे सर हम महिलाएं अपना आत्मनिर्भर होके अपना स्वयं का काम कर रही हैं। जैसे हमारे समूह से एक दीदी हैं, वो धौना पत्तल का काम कर रही हैं और एक दीदी है मसाला चक्की का काम कर रही हैं। एक दीदी है परचूनी की भी दुकान कर रखी है, रेडी ठेला का भी काम कर रही हैं। सर हमें सरकार से बहुत लाभ मिल रहा है और हम चाहती हैं हमारी और भी अन्य महिलाएं
समूह से लाभ लें और उसका अपने अच्छे से परिवार चला सकती हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती करने का विचार मंत्रवती के मन में कैसे आया, ये सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। साथ ही किसान मीटिंग में भी भाग लेती रहती हैं, जिससे उन्हें खेती से जुड़ी नवीन जानकारियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और वहीं से इन्हें वैज्ञानिकों के जरिए स्ट्रॉबेरी की खेती के विषय में भी पता चला, जिससे मंत्रवती के मन में स्ट्रॉबेरी की खेती करने का विचार उत्पन्न हुआ। मैं NRLM से जुड़ी हुई हूँ, स्वयं सहायता समूह से, और मैं जिले पे गई थी जहाँ पर मतलब ये किसान मीटिंग चल रही थी। उसमें हमको बताया गया कि नए नए तरह के फल उगाने की खेती होती है। तो उसमें सर मैंने स्ट्रॉबेरी का नाम सुना और फिर सर वहीं से हमको ये सरकारी योजना का लाभ लेने का मन में निर्णय आया। तो सर मैंने फिर विचार किया और मैंने ये स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू की। स्ट्रॉबेरी की खेती से इन्हें अच्छा लाभ और मुनाफा भी हो रहा है। सबसे अच्छी बात तो इस खेती में ये है कि इसे करने में लागत भी कम आती है। अन्य महिला किसान इनकी तरक्की से बेहद प्रभावित हुई हैं और वो भी मंत्रवती की तरह स्ट्रॉबेरी की खेती कर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाह रही हैं। स्ट्रॉबेरी से हमें इतना लाभ हुआ है, एक पौधे में हमारा लगभग 2 किलो फल निकला है। अभी तक मैं इसके 70 किलो फल की तुड़ाई कर चुकी हूँ सर, और काफ़ी अच्छा इसका मार्केट भी मैं 400 रुपये किलो मार्केट कर रही हूँ इसका। इससे मुझे काफ़ी अच्छा लाभ मिला है। और मैं अपनी अन्य समूह की महिलाओं से और जो भी दीदियाँ हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वो हम उन दीदियों से यही कहूँगी, स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी फसल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अच्छे से अपना लाभ उठाएं उसमें। वो अपने समूह से जुड़ी सभी महिलाओं को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि उनकी तरह ही अन्य महिला किसान भी आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकें। स्ट्रॉबेरी की खेती जो यहाँ की कतई फसल नहीं है, लेकिन हमने झारखंड से और पूना से इसको तकनीकी नो हाउ लेकर के, उनसे ट्रेनिंग दिलवा करके, उनको फील्ड विजिट करा करके इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कराया है। और बड़ी सफलतापूर्वक पहली खेती हमारी जो समूह की दीदी है मंत्रवती, उन्होंने इसको अंजाम दिया है और ये पूरी खेती आपके सामने है। बहुत अच्छे फल आ रहे हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रही है। इसके साथ साथ हमने एक काम और किया है कि जो सफलतापूर्वक काम हमारी मंत्रवती दीदी ने स्ट्रॉबेरी की खेती को अपना करके जो किया है, उसको अन्य समूह की महिलाओं को जो दूसरे विकास खंडों में इस तरह के कामों को करने के लिए इच्छुक हैं, फील्ड विजिट करा रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इस काम को, इस खेती को करने के लिए तैयार हो गई हैं। अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज,
खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, आपकी आय को दोगुना करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। समय समय पर ऐसी योजनाएं आपके लिए लेकर आती है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ उठा सकें। कम पानी में भी अगर आप फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपके लिए एक कारगर योजना साबित हो सकती है। किस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आइए तमाम जानकारियाँ हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में वेदों और पुराणों की काफ़ी अहमियत है। इसलिए अथर्ववेद में भी ये कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। तो हमें धरती का
पूरा ख्याल रखना चाहिए। धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी विकल्प हो सके उन्हें अपनाना चाहिए। एक विकल्प अब एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है, जो कि है प्राकृतिक खेती। आइए उसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें। और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं, और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसलें लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आसानी से आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।